न इधर की न उधर की, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में घोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। एबीपी रिपोर्ट में एनडीए शासित राज्यों के साथ पीएम मोदी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। सेना के पराक्रम और केंद्र के काम की सराहना की गई। जातीय जनगणना के फैसले पर भी प्रस्ताव पारित हुआ है। जो दूसरी बड़ी खबर एबीपी रिपोर्ट में है, जिस पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे, अपने रिलेशनशिप को लेकर तेज प्रताप के पोस्ट पर लालू यादव का बड़ा फैसला आ गया है। बड़े बेटे को 6 साल के लिए उन्होंने पार्टी से बाहर किया है, परिवार से भी बाहर किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे आचरण से कमजोर होता है हमारा संघर्ष। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कहावत भारत की अर्थव्यवस्था पर एकदम सटीक बैठती है। अमेरिका के टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल है, फिर भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका परिणाम दुनिया के सामने आ गया है। इतिहास रचते हुए भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया और अब देश की अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। इसकी जानकारी शनिवार को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद दी और कहा कि अब भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर यानी कि 4 ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक स्थापित वैश्विक आर्थिक शक्ति बन चुका है। अब भारत से सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी आगे हैं। इस वक्त पहले नंबर पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की जीडीपी 2547.59 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर चीन की जीडीपी है जो है 1605.71 लाख करोड़। तीसरे नंबर पर जर्मनी की जीडीपी 395.79 लाख करोड़ रुपए और चौथे नंबर पर अब भारत है और हमारी जीडीपी इस वक्त 349.87 लाख करोड़ रुपए है। जापान की भी जीडीपी 349.87 लाख करोड़ रुपए ही है, लेकिन बढ़ती विकास के चलते भारत को चौथा पायदान मिल गया है और वो खिसककर 5वें पायदान पर पहुंच गया है। अगर भारत अपनी विकास की गति पर कायम रहता है तो अगले 2.5-3 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार की सियासत की और प्यार मोहब्बत की। खुलेआम इजहार इश्क करना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को महंगा पड़ गया। आरजेडी ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप की एक पोस्ट को लेकर खूब चर्चा है। बिहार बीजेपी भी लालू परिवार की नैतिकता पर सवाल खड़े कर रही है। सियासत बढ़ता देख लालू यादव ने तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार से भी निकालने का ऐलान कर दिया है। 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से इस फोटो को पोस्ट किया गया और तेज प्रताप ने अनुष्का यादव के साथ 12 साल के प्यार का पहली बार खुलेआम इजहार किया। इस पोस्ट के कुछ घंटों बाद तेज प्रताप यादव की सफाई आई और उन्होंने अकाउंट हैक कर एआई से फर्जी तस्वीर बनाकर पोस्ट करने का आरोप लगाया, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि 12 सालों से वो एक लड़की के साथ संबंध में है, उसके बावजूद उन्होंने ऐश्वर्या से शादी की और बिहार की बेटी की जीवन को खराब करने का काम किया। चुनावी साल में बीजेपी ने जब लालू परिवार के संस्कार पर सवाल उठाया तो आरजेडी हरकत में आई और तेज प्रताप यादव के इजहार ए इश्क के 24 घंटे बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया और अपने पोस्ट में लिखा, ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अब से पार्टी और परिवार में उनकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू ने एक्शन के पीछे लोक जीवन में लोकलाज का हवाला दिया। लालू यादव ने तेज प्रताप यादव पर निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना और सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ एक्शन लिया। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए लालू राबड़ी राज में महिलाओं के साथ उत्पीड़न का जिक्र कर दिया है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ लालू प्रसाद के एक्शन के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की आई। उन्होंने कहा, न तो उन्हें ये सब चीजें अच्छी लगती हैं और न वो बर्दाश्त करते हैं। वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। तेजस्वी के बाद उनकी बहन रोहिणी भी लालू प्रसाद यादव के फैसले के साथ दिखी। लालू की बेटी रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पिता की प्रतिष्ठा पर आंच बर्दाश्त नहीं, सीमा लांघने की गलती मंजूर नहीं। लालू के एक्शन के बाद तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग के मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई। बीजेपी ने तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई को बिहार चुनाव से जोड़ दिया।
चुनाव नजदीक है तो लालू प्रसाद यादव जी आचरण की दुहाई दे रहे हैं। अगर सही मायने में लालू प्रसाद जी महिलाओं के प्रति आचरण को लेकर के गंभीर हैं सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के लिए, तो गांधी मैदान से खड़े होकर के बिहार की उन हजारों माताओं बहनों से माफी मांगे। भारतीय डेलीगेशन दुनिया भर में पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहा है। ऐसा ही एक दल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी उसमें है। ओवैसी ने अरब देश बहरीन में आतंक के यार पाकिस्तान के झूठ की परत दर परत खोल दी। असदुद्दीन ओवैसी ने शहबाज और मुनीर पर बिना लागलापेट डायरेक्ट चुभने वाले तीर छोड़े। पाकिस्तान और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS को एक ही तराजू में तौल दिया, तो साथ ही इस्लाम की असल परिभाषा दुनिया को बताई। In our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, killing of whole humankind. हिंदुस्तान के फायरब्रांड नेता ओवैसी ने पाकिस्तान को तल्ख शब्दों में चेतावनी दी और साफ कहा कि अब गुनाह माफ नहीं होगा। If you see on the 9th or 10th of May, when Pakistan unleashed whatever it had, no amount of damage happened in the mainland India. This government has made very clear. You next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. ओवैसी ने पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के साथ ही दुनिया से एक अपील की, वो अपील जिससे आतंकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो जाए। I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. And how is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? There is a limit to this shamelessness. ओवैसी की बातें पाकिस्तान को नश्तर की तरह चुभ रही हैं, क्योंकि विश्व पटल पर ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। गाजियाबाद में तेज बारिश और आंधी की वजह से ACP दफ्तर की छत गिर गई। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। यह दफ्तर करीब 3 साल पहले ही बना था। इसमें लापरवाही का मामला भी सामने आया है। मलबे में तब्दील ये ACP अंकुर विहार का दफ्तर है। बीती रात जब तेज बारिश और आंधी आई, उस वक्त SI वीरेंद्र मिश्रा दफ्तर में सो रहे थे। दफ्तर आंधी तूफान और बारिश का कहर नहीं झेल पाया और भरभरा कर गिर गया। रात्रि में AC कार्यालय में रुके हुए थे। रात में चली तेज आंधी और तेज बारिश के कारण AC कार्यालय की छत गिर गई, जिससे दब करके उनकी दुखद मृत्यु हो गई। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा ACP अंकुर विहार के पेशकार थे। आसपास के लोगों का कहना है कि जो छत गिर गई है उसमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया था और इसी वजह से हादसा हुआ। किसी भी प्रकार का जो एक लेंटर कहा जाता है वो नहीं पड़ा हुआ था। इसी प्रकार की जो लोहे की एक रॉड आपको दिख रही है, इसी प्रकार की लोहे की जो रॉड है उसी के आधार पर यह छत था। अब गाजियाबाद पुलिस छत बनाने वाले ठेकेदार से पूछताछ कर सकती है। अब बात करते हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की। राजधानी शिमला में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। रामपुर इलाके में बादल फटने से कई गाड़ियां मलबे में बह गईं। कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है और वहां पर तबाही ही तबाही है। बादल फटा तो उसके बाद का नजारा ऐसा था, नदी में कारें बहती दिखी। जो भी कुदरत के आक्रोश के सामने आया बहता चला गया। कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तब बारिश कुछ कम हुई तो जो दिखाई दिया वो तस्वीरें भयानक थी, खतरनाक थी। देखिए, बड़ी बड़ी कारें मलबे में दबी पड़ी हैं, पेड़ गिरे हैं, हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। कुछ कारें बह गईं तो कुछ की स्थिति ऐसी है, दलदल में फंसी हैं। इस कार को देखिए, इसको बहने से इस पेड़ ने बचा लिया। मौसम सुधरने के बाद लोग अपनी कार और सामान की तलाश में जुट गए। जिनको मिल रही है वो कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था में जुटे दिखे। शिमला की रामपुर से आई भयानक तस्वीर इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में हालात क्या होने वाले हैं। अभी मई का महीना चल रहा है, लेकिन तेज बारिश और आंधी तूफान ने माहौल बदल दिया। दिल्ली देश की राजधानी पानी पानी हो गई। कल देर रात आई बारिश और तेज हवाएं दिल्ली में तबाही लेकर आईं। और ये जो पूरी तस्वीरें सामने आ रही है बताती है कि किस तरीके से कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली बेबस हो गई। आप तस्वीर देखिए, किस तरीके से सड़कों पर पेड़ गिरे, सड़कों पर पानी भर गया और अंडरपास कुछ थे वो डूब गए और आप देखिए घुटनों तक पानी नजर आ रहा है। और ये राजधानी दिल्ली की स्थिति है। महिपालपुर में पानी में वाहन फंस गए तो अकबर रोड में सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरे हुए दिखाई पड़े।
दिल्ली का कैंट इलाका। सुबह जब दिल्ली सोकर उठी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ जलभराव ने दिल्ली को दरिया बना दिया। ये दिल्ली का कैंट इलाका है, जहां धौला कुआं से दिल्ली कैंट की तरफ जाने वाला अंडरपास बंद कर दिया गया। वजह ये तस्वीर, अंडरपास के अंदर एक गाड़ी और एक बस डूब गई। कार का तो बस ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है, बाकी तो पूरी कार ही डूब गई। बस भी आधी से ज्यादा डूबी हुई है और पानी की वजह से न आगे जा पा रही और न पीछे बढ़ पा रही। महिपालपुर में गाड़ियां अंडरपास के अंदर तो जा रही हैं, लेकिन निकल नहीं पा रही। बीच में भरे पानी की वजह से कार बंद हो गई। अकबर रोड पर भी सड़क पर पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने और पानी भरने से दिल्ली की सड़कों पर सुबह से लंबा जाम लग गया। समूची दिल्ली जगह जगह जाम में जूझती नजर आई। आईटीओ पर एबीपी न्यूज के कैमरे पर रिकॉर्ड ये वीडियो बिना बोले ही सब कुछ बयां कर रहा है। जब तालाब बनी सड़क को हाथ में जूता और कंधे पर बैग टांगे व्यक्ति पार करता दिखा। ध्यान दीजिए, अभी मॉनसून ने दस्तक नहीं दी है। अब दिल्ली एयरपोर्ट का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का पार्किंग का वीडियो है, जहां धूप और पानी से बचाव के लिए शेड लगाया गया। आप इसे एक तरह का त्रिपाल भी कह सकते हैं। इसमें पानी जमा होता है, लेकिन दिल्ली में कल रात इस कदर पानी बरसा कि पूरा शेड ही फटकर जमीन पर गिर गया। वो तो रात की बात है कि इस दौरान नीचे कोई नहीं खड़ा था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तस्वीर देखिए किस तरीके से पानी भरा और इतनी रफ्तार से भरा कि ये पूरा जो शेड था वो फटकर नीचे आ गया। गनीमत की बात यही रही कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर आंधी बारिश आती क्यों है। दरअसल इसका जो वैज्ञानिक कारण है, गर्म हवा ऊपर उठने से लो प्रेशर बनता है। ठंडी और नम हवा के आने से आंधी और बारिश होती है, और अगर ठंडी हवा का दबाव ज्यादा होता है तब तेज तूफान आ जाता है, और फिर ये जो तबाही की तस्वीरें बनती हैं उसके बाद ही बनती हैं। अब सवाल यह है कि इस बार आंधी बारिश ज्यादा क्यों हुई? तो इसका जवाब यह है कि इस बार अरब सागर की ठंडी हवाओं ने मिलकर प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे गर्म और ठंडी हवाओं के टकराने से मई जैसे गर्म महीने में भी इतने भीषण तूफान आने लगे, और ये दिल्ली के मौसम को बदल रहे हैं। देश के कई हिस्से इससे प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में बदले मौसम पर मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने एबीपी न्यूज से क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना है वो ये है कि जो सिनॉप्टिक कंडीशंस लार्ज स्केल वो इस तरह की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के लिए फेवरेबल बनी हुई हैं। पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो एक्टिविटी है वो लगातार चल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की वजह से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी के लिए। इसके साथ साथ जब जो मॉइस्चर की फीडिंग होती है अरेबियन सी और बे बंगाल से, उसकी वजह से जो है ये अचानक से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं, और इसके साथ में गस्टी विंड, डस्ट स्टॉर्म और हमें रेनफॉल भी देखने को मिलती है। मई का महीना दिल्ली के लिए मुसीबत लेकर आया है, और इन 25 दिनों में दिल्ली में 186 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। इस दौरान 12 लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई है, जबकि 49 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। फ्लाइट्स में औसत 45 मिनट की देरी दर्ज की गई है। अब चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भीषण गर्मी जारी है। आज जैसलमेर में रेतीले तूफान का असर देखने को मिला, वहीं कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जैसलमेर की ये तस्वीरें देखिए, पूरा शहर ही धुंधला पड़ गया है। रेतीले तूफान ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। धूल के बवंडर की वजह से कुछ भी दिखना मुश्किल है। शहर की कई ऐतिहासिक इमारतें जो यहाँ की पहचान है वो भी रेतीले तूफान में गुम हो गई। जो लोग सुबह सुबह कहीं जाने के लिए निकले थे उन सबको सबसे ज्यादा परेशानी हुई। आज सुबह उठे तो हमने देखा ये चारों तरफ धुआं धुआं सा कैसे हो रहा है, तो हमें लगा कि शायद वापस से कोई बमबारी, कुछ हुआ नहीं है। बाहर निकल के देखा तो लगा कि काफी धूल भरी आंधियां चल रही हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में हीट वेव के हालात हैं। जैसलमेर में पारा पहले से ही 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। और इस वक्त बड़ी खबर अमृतसर से आ रही है, जहां पर अकाली दल के काउंसलर की हत्या हुई है। काउंसलर हरजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन पर फायरिंग की थी। अमृतसर में जंडियाला गुरु म्युनिसिपल काउंसिल में शिरोमणि अकाली दल के काउंसलर थे हरजिंदर सिंह, इनकी गोली मारकर हत्या की गई है। जो जानकारी मिल रही है, बाइक सवार 2 बदमाश आए थे और उन्होंने इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें इनकी मौत हुई है। और अमृतसर में जंडियाला गुरु म्युनिसिपल काउंसिल के जो ये काउंसलर थे, शिरोमणि अकाली दल से इनका संबंध था। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक बड़ा पेड़ बारिश के बाद सड़क पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक कार बाल बाल बची।
क्योंकि जैसे ही पेड़ गिरा एक सफेद रंग की कार वहां से गुजर रही थी, लेकिन वो पेड़ की चपेट में आती उससे पहले ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए और गाड़ी पेड़ के नीचे आने से बच गई, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर होती तो गाड़ी पेड़ से टकरा जाती और फिर कुछ भी हो सकता था। बता दें कि आंधी तूफान के बाद कई पेड़ गिर रहे हैं, लेकिन ये पेड़ बारिश होने के बाद गिरा। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी इस पेड़ की चपेट में नहीं आया। और अब बात करते हैं कोविड की। भारत में कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब बढ़कर एक्टिव केस 257 पर पहुंच गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले केरल में है, जहां कोविड के 95 केस हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 66 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में भी 66 कोविड के मामले मिले हैं, तो दिल्ली में इनकी जो संख्या है वो 23 पहुंच चुकी है। कर्नाटक में 13 मामले सामने आए हैं, पुदुचेरी में 10 केस, गुजरात में 7, राजस्थान में 2 मामले आए हैं। वहीं हरियाणा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में कोविड के एक एक्टिव मामले इस वक्त मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपहरण की। 4 युवकों के पेट के अंदर से सोने के कैप्सूल निकले। अगर सऊदी अरब से लौटे इन लोगों का अपहरण न होता तो ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की खबर आपको चौंका देगी। मुरादाबाद में बदमाशों के चंगुल से छुड़ाए गए यही वो 4 चेहरे हैं जिनके पेट से सोना निकला है। शुक्रवार को इन लोगों समेत 7 लोगों का अपहरण हुआ था। हालांकि पुलिस ने इन सभी को छुड़ा लिया, लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। घरे से पूछताछ की, उनका ये कहना था कि हमारे किडनैपिंग के पीछे जो मोटिव था वो यही था कि संभवतः ये लोग गोल्ड कैरी कर रहे हैं और गोल्ड भी ये लोग संभवतः किस तरह से कंज्यूम करके और उसको पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। जाना था, मेडिकल कराया गया और मेडिकल में हम लोगों ने इस चीज़ की भी जांच करा ली। क्या इनके इनसाइड स्टमक कुछ ऐसे आइटम्स हैं क्या। सोने के अब तक 9 कैप्सूल आमाशय से निकाले जा चुके हैं। 600 ग्राम से अधिक सोना 4 युवकों के पेट से निकला। ये सभी दुबई से सोना तस्करी करके लाए थे। कड़ी पुलिस सुरक्षा में जिला अस्पताल में सोना तस्करों को रखा गया है, जहां बाकी सोना निकालने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद टूरिस्ट में जो भय का माहौल था वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब खत्म होने लगा है। हालांकि पर्यटक जम्मू कश्मीर की जगह हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मनाना पसंद कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को पर्यटकों के लिहाज से सबसे सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद अब पर्यटक हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पर्यटक डलहौजी के खजियार में बिना किसी डर के पिकनिक मना रहे हैं। जगह जगह सेल्फी और रील बना रहे हैं, कहीं कोई डर का माहौल नहीं है। इस टाइम हम खजियार में घूम रहे हैं, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। सबको डलहौजी में आना चाहिए, यहाँ पे खतरे वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी डलहौजी की हसीन वादियों का लुत्फ उठाते नजर आए। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत पीसफुल है, लड़ाई वाला कोई माहौल नहीं लग रहा। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद डलहौजी से भी पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। डलहौजी फिर से पर्यटकों से गुलजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा संदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं है। संघर्ष विराम पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ। इसके बाद मीटिंग में 2 प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था, जिसे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पेश किया। प्रस्ताव में सेना के शौर्य और साहस की सराहना की गई, जबकि जातिगत जनगणना से जुड़ा प्रस्ताव हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रखा। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेश दिया कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो लोग छूट गए हैं पीछे, उन्हें मुख्य धारा में लाना जरूरी है। वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। मीटिंग में नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन, बिहार में सूखा, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूपी में सीएम योगी के प्रोजेक्ट अलंकार की भी चर्चा हुई। उत्तराखंड में बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे जाम हो गया। मलबा रोड पर आने से पर्यटक घंटों तक हाईवे पर फंसे रहे। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर थारी देवी मंदिर से खाखरा तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों गाड़ियां घंटों तक जाम में फंसी रही। हालांकि जैसे ही जाम लगा, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने की कोशिश करती रही। इसी बीच जेसीबी बुलाकर सड़क से मलबा हटाया, तब जाकर जाम खुला। लेकिन इस बीच कई लोग जो बद्रीनाथ जा रहे थे वो काफी लेट हो गए। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ी। बता दें कि पहाड़ पर बारिश के बाद कई ऐसे जोन हैं जिन्हें लैंडस्लाइड जोन कहा जाता है।
और बद्रीनाथ हाईवे उसी जोन में आता है। यहाँ थोड़ी ही बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने लगती है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के हावेरी में जमानत मिलने पर हुड़दंग मचाने वाले गैंगरेप के 7 आरोपियों की अकड़ पुलिस ने ढीली कर दी है। सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दरअसल सभी आरोपी गैंगरेप के मामले में 20 मई को जमानत पर रिहा हुए थे, लेकिन आरोपियों ने जेल के बाहर कदम रखा तो सिर पर हुड़दंग सवार हो गया और उसी दिन शाम को कार और बाइक पर सवार होकर जुलूस निकालते नजर आए, जैसे वो जमानत पर नहीं बल्कि कोई जंग जीत कर आए थे। गैंगरेप आरोपियों के हुड़दंग की तस्वीरें वायरल हुई तो आम लोगों ने खासी नाराजगी जताई, तो वहीं पुलिस भी एक्शन में आई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हुड़दंग में इस्तेमाल कार और बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में उस वक्त तनाव जैसे हालात बन गए जब रेलवे स्टेशन के पास दीवार हटाने गए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। क्योंकि जैसे ही हथौड़ा लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नाराज हो गए। इसी बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने वाटर कैनन से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार कर दी। लेकिन जब इससे भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं रुके, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बता दें कि सुंदरता के नाम पर रेलवे प्रशासन ने कुछ साल पहले मंदिर के सामने दीवार खड़ी करवाई थी। 15 फीट की दीवार को लेकर तब से लगातार विरोध का माहौल है और आज सुबह जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दीवार को हटाने पहुंचे तो पहले से ही जिला प्रशासन, पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट मोड पर थी। सीबीआई ने नेशनल मेडिकल कमीशन में मूल्यांकन के तौर पर तैनात एक डॉक्टर को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने एक निजी मेडिकल कॉलेज के फेवर में एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट के एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जब इसकी शिकायत सीबीआई को मिली तो उसने जाल बिछाया और आरोपी डॉक्टर तपन कुमार को 10 लाख रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। जब डॉक्टर की तलाशी ली गई तो सीबीआई को उसके पास से 44,60,000 रुपए मिले। सीबीआई ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक के बेलागावी में दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ मूल्यांकनकर्ता के रूप में काम कर रहे वरिष्ठ डॉक्टर तपन कुमार ने एक निजी मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों से उनके संस्थान के बारे में अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट बनाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद एक्शन लेते हुए सीबीआई ने डॉक्टर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भले ही भारत सीज फायर के लिए राजी हो गया, लेकिन बॉर्डर पर निगरानी में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। 47 से 48 डिग्री तापमान के बीच बीएसएफ के जवान लगातार सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की ये सारी कवायद इसीलिए ताकि पाकिस्तान के किसी भी नापाक हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके। 48 डिग्री तापमान में तपती रेत के बीच हमारे जवान राजस्थान के जैसलमेर में पूरी तरह अलर्ट है। सीमा पार होने वाली हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। हथियारों से लैस जवान पाकिस्तान की हर करतूत का जवाब देने के लिए मुस्तैद है। मोर्टार टीम भी तैनात है तो कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर तैनात जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सीज फायर के बावजूद बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी गवाही दे रही है कि हिंद की सरहद सुरक्षित हाथों में, जहां से पाकिस्तान की ओर से की गई किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता। 24 घंटे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग जारी। पैदल पेट्रोलिंग से लेकर ऊंट पर सवार होकर भी बीएसएफ के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। तपती दोपहर में जवानों के जज्बे को देखने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। जवानों की माने तो सीमा की सुरक्षा ही उनका धर्म है और उनका कर्म है। गोली चलने के बाद उसके बाद हमें पता है कि हमने क्या जवाब देना है और इतना ठोस जवाब दिया जाएगा। जो जवाब उनको अभी मिला है, जो जवाब उनको जम्मू इलाके में मिला है, उनकी कई चौकियां बर्बाद हुई है, तो ऐसा दुस्साहस अगर करेंगे तो फिर वो चौकियां जरूर उनकी बर्बाद होगी। उनका एरिया पूरा हम अच्छी तरह से जवाब देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में टावर लाइन भरभरा कर गिर पड़ा। प्रशासन ने टेस्टिंग की तैयारी कर रखी थी, लेकिन तेज आंधी ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब एक बार फिर से इसको शुरू करने के लिए सरकारी कोशिश जारी है। जिस टावर लाइन का आज उद्घाटन होना था वो पहले ही आंधी और तूफान की भेंट चढ़ गया। नांगल चौधरी के पास 132 केवी की लाइन बीती रात आंधी को झेल नहीं सकी और धड़ाम से गिर गई। उद्घाटन के साथ इस टावर लाइन की आज टेस्टिंग भी होनी थी। हादसे के बाद अब बिजली विभाग लाइन को दुरुस्त करने में जुटा है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। फिलहाल दीजिए इजाजत।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।